हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और मैं आज इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज में आपको इस चैप्टर का एक पार्ट पहले ही बना दिया है, जिसमें मैंने आपको 16 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसका मैंने सभी को एक्सप्लेन भी किया है कि उसका आंसर कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, 15-16 ये भी होंगे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर इस पूरे चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से ये सारे वीडियो देख सकते हैं, ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर आपका हो सके। फ्रेंड्स, यह पूरा वीडियो आपके हिंदी मीडियम एग्जाम जहां भी होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेन रूप से 12th के बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने प्रश्न नंबर 16 तक करा दिया था। आज चलिए 17 नंबर क्वेश्चन से मैं कराना शुरू करता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यानी जो द्विनिषेचन होता है पादपों में, उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, नवास्चन और मेंडल। तो आपको बताना है इसमें से किसने की थी। तो इसका आपका सही ऑप्शन है नवासिचन, नवास्चन, ये इन्होंने की थी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के, यानी निषेचन हो ही नहीं लेकिन फल हो जाए, तो वैसी क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास निषेक फलन, अनिषेक फलन, सत्य फलन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किसको कहते हैं, देखिए बिना निषेचन का हो रहा है तो उसको कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, और बिना मतलब बिना युग्मकों के संलयन के अगर निषेचन होता है तो उसे कहते हैं हम लोग अनिषेक जनन। यानी जनन की क्रिया अगर बिना लैंगिक अंगों के हो जाए, बिना युग्मकों के हो जाए, तो उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। 19 नंबर क्वेश्चन है बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। बहुभ्रूणता यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें एक से ज्यादा भ्रूण बनता है, तो इसकी खोज किसने की थी ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें भी आपका ऑप्शन है पहले नवास्चिन, फिर रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूनहैक और रॉबर्ट हुक। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो इसको किया था आपके ल्यूवेनहॉक ने। 12 नंबर प्रश्न, 20 नंबर, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है। यानी लैंगिक जनन हो जाएगा तो उसमें सबसे अंतिम में क्या होगा, अंतिम परिणाम इसका कौन सा होगा। तो आप जानते हैं जब जनन हो जाएगा उसके बाद उसमें पुष्प विकसित होता है, फिर फल विकसित होता है और लास्ट में आपको क्या प्राप्त होता है, बीज। तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, तो ये बीज होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित होता है। यानी जो द्वितीयक केंद्रक होता है आवृतबीजी पौधों में, तो वह बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बीज चोल, भ्रूण, भ्रूणपोष और बीज पत्र। तो ये किसमें परिवर्तित होता है, ये होता है भ्रूणपोष में। फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है, यानी फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। पहला है पुष्पों की खेती, दूसरा है शहद निकालना, तीसरा है आटे को गूंथना और चौथा है फर्श की सफाई। तो ये किससे संबंधित है, पुष्पों की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती से संबंधित है। सेमल में परागकण होता है, सेमल में परागन होता है, यानी सेमल होता है उसमें परागन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा या फिर चमगादड़ द्वारा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख के समझ ही गए होंगे सेमल में किसके द्वारा होता है परागन क्रिया, तो ये होता है चमगादड़ के द्वारा। हाँ, अब उम्मीद है आपको आवाज आ रहा होगा। हाँ, तो अब 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरे नारियल का दूधिया जल है, हरे नारियल का दूधिया जल है,
ये क्या होता है आपको बताना है। तरल बीजांडकाय, तरल भ्रूण पोष या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो हरे नारियल का जो दूधिया जल होता है वो क्या होता है, ये होता है तरल भ्रूण पोष। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं, यानी जो परिपक्व बीज है और उसमें भ्रूण पोष भी है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है एपोकार्पिक, पॉली एम्ब्रियोनी, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसका सही आंसर क्या है, एंडोस्पर्मिक, यानी जिसपे आपका जिस परिपक्व बीज पे भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उससे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में 80% परागण होता है, 80% परागण होता है किसके द्वारा होता है, चिड़ियों द्वारा होता है या फिर मधुमक्खियों द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है या फिर घोंघा द्वारा होता है। तो ये सही आंसर है क्या, मधुमक्खियों द्वारा। ये परागण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्रों में मधुमक्खियां होती है वहां के फसल ज्यादा होते हैं क्योंकि ये उनके परागण की दर बढ़ा देती है और ज्यादा बीज उसमें से उत्पन्न होने लगते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है। पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है। ये आपको आंसर देना है। आपके ऑप्शन है माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, चलाजा और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, माइक्रोपाइल। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1000 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1000 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है 1000, 500, 250 या फिर 100। तो कितने होती हैं, 250 की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है फिर समसूत्री विभाजन होता है। तो 250 से 500 बनते हैं और फिर 500 से 1000 परागकण बन जाते हैं। आपका सही आंसर है 250। 29 नंबर क्वेश्चन है, एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है, एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है वक्र, गोल, सीधा या फिर उल्टा, यानी किस आकार का वो होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का ये अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 नंबर। यदि एक पौधे के लघु बीजाणु मातृ कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तो भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र। चलिए, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग दें अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इतना तक का तो आंसर दे ही दिया है। आपको मात्र एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने होते हैं। और अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए, मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव कराया है पूरा का पीडीएफ चाहिए, तो आप विज्ञान तक टेलीग्राम पे चैनल है, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आपको यह नोट यानी ये पूरा ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है इसको डाल दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।